अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बड़ी खबर में बात आज स्वामी प्रसाद मौर्य की। हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे मोर्चा तो नहीं लेकिन कई छोटे दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया और खुद सीएम फेस हो गए। चर्चा इतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो बीजेपी को हराने का संकल्प लेके मायावती के शासन को सबसे अच्छा शासन बता रहे हैं। वो अखिलेश पे तंज तो कस रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अगर साथ में रहना चाहे, हम जो दल हमारे साथ आ जाए हम उसका समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराए। दरअसल 22 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़कर 22 के चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हुए थे तो बड़ा साख थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा है, अब क्या होगा, अब ये बदल देंगे। लेकिन 110-11 सीटों पर समाजवादी सिमटी। लेकिन अब फिर चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक्टिव है। सपा से निकाले जा चुके हैं। जब रामचरितमानस का कांड हुआ तो उन्होंने प्रतियां उसकी जलाई, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों इतना एक्टिव दिख रहे हैं और मायावती के शासनकाल को बहुत अच्छा बता रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगर घाट घाट का पानी पीने वाले उत्तर प्रदेश के नेताओं का जिक्र हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर आएगा। बसपा से मुख्य राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति नरमी दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख में एक बार फिर उन्होंने मायावती की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव से बेहतर मुख्यमंत्री भी करार दिया है और कहा है कि उनके कार्यकाल में कानून का राज था, जिसकी गूंज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में थी। देखिए, अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री की अगर जो नाम लिए, इन तीनों में अगर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जो पहले थी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम की विचारधारा से नाता तोड़ लिया, इसलिए जनता ने भी उनसे नाता तोड़ दिया। ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में सुना जाता था। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती से हाथ मिलाने के सवाल पर जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम के विचारों से सहमति जताएगा तो वो उससे हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करेंगे, और अगर मायावती प्रायश्चित करेंगी, अपनी गलती को सुधारेंगी तो उनका साथ लेने पर विचार किया जा सकता है। कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रायश्चित करेंगी, अपनी गलतियों को सुधारेंगी, मिशन पर चलने का संकल्प लेंगी, तो विचार किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि वो अचानक मायावती के फैन क्यों हो गए। यूपी की सियासत में घाट घाट का पानी पी चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा पर नरमी, मायावती के सीएम कार्यकाल की तारीफ, कहीं ये उनके सियासी सफर के फिर से अपनी पुरानी पार्टी की ओर मुड़ने का कोई संकेत तो नहीं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सियासी सफर का आगाज ही बसपा के टिकट पर 1996 में विधानसभा चुनाव जीतकर किया था। कभी उनकी गिनती मायावती के सबसे करीबी, भरोसेमंद और
सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी। उस दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अपना एक अलग रुतबा था। 2012 में बसपा के हाथ से सत्ता छिनी, जिसके बाद हालात बदल गए और स्वामी की सियासी नाव भी डामाडोल होने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के जीरो पर सिमटने के बाद स्वामी प्रसाद नए सियासी ठौर की तलाश में जुटे और 2016 में मायावती पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में स्वामी प्रसाद मंत्री बने, लेकिन 2022 आते आते बीजेपी से उनका मोहभंग हो गया और मंत्री पद से इस्तीफा देकर वो अखिलेश के साथ हो लिए। 2022 के यूपी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी नहीं जीत पाए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय अति पिछड़ों के बड़े नेता और पिछड़ों के बड़े नेता, लेकिन 2017 से कुछ ऐसी कहानी बनी कि वो पहले बसपा छोड़ते हैं, फिर भाजपा में आते हैं, भाजपा छोड़ते हैं, उसके बाद सपा में जाते हैं, सपा से निकाले गए तो पहुंचते हैं, अपना एक दल बना लेते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई और नेता हो, मेरा मानना है जो जनता से जुड़ी नेतागिरी करता है, जो जनता से चुन के प्रतिनिधि आते हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी वाली राजनीति करता है, उसमें अगर आप एक भी चुनाव हारते हैं तो आपका खेल बिगड़ जाता है और उनके साथ वही हुआ है। अब वो बहन जी उनको क्यों अच्छी लग रही है, कहानी है पूरी। इधर संघमित्रा मौर्य बदायूं में धर्मेंद्र यादव को 2019 में हराकर बड़ा ख्याति पाई थी, लेकिन फिर 22 में पिताजी सपा में चले गए तो 24 में उनका टिकट कट गया। रोई भी बहुत कुछ किया। अब बीच में चर्चा पिछले महीने आई कि संघमित्रा मौर्य की बीएसपी अध्यक्ष मायावती से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। फिर इस खबर का ना तो खंडन किया गया मौर्य परिवार से, ना किया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तारीफ कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज कोई ना कोई अपना नया दावा ठोकता है, 27 के लिए नई कहानी गढ़ता है। लेके आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब वो मायावती को बहुत अच्छा बता रहे हैं, बोले संविधान की भी समझ अखिलेश यादव को तब आई है जब हमने समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, लेकिन सुन कोई रहा नहीं है। क्या आखिरी में जा सकते हैं, क्योंकि मायावती के पास भी विकल्प बहुत कम है, उनको भी सच्चे सिपाही चाहिए, लेकिन सच्चे होते तो घाट घाट का पानी पी आते। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और क्या बसपा में जा सकते हैं या कुछ ऐसा खेल हो सकता है? देखिए चौहान जी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए सियासी जमीन 2022 से तलाश रहे हैं। 2022 में उन्होंने क्या करा था, बाहर निकले थे, यही सब ड्रामे कर रहे थे कि नहीं मेरे पीछे उत्तर प्रदेश का जितना भी ओबीसी समाज है वो सबकी ठेकेदारी ले रहे थे कि सब मेरे साथ में है। तो इस तरीके की सारी बातें हो रही थी, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या कि उनको अपनी सीट को बचाना भारी पड़ गया। अपने कैंडिडेट, उनके जो समर्थक हैं, उनको तो सब छोड़ ही दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने कहा कि मायावती को जिस तरीके से मनोहार कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे है कि भाई 27 के चुनावी मैदान में जब आपको कूदना है, अब आपके पास इतना दमखम है नहीं कि अलग पार्टी बना के वो भी सब आपने करके देख लिया। संगठन आपके पास है नहीं, जो आपके साथ कभी हुआ करते थे, आगे पीछे लोग चला करते थे, वो भी टूट टूट के धीरे धीरे भाजपा में चले गए या सपा में चले गए और कहीं पार्टियों में चले गए। अब आप सिंगल फ्रेम में आके सिमट गए हो। अब आप रही आपकी बेटी, उनको भी आपके बयानात ने इस तरीके से बयानबाजी आपने कर दी है, उनके लिए भी आपने राह बड़ी मुश्किल कर दी है। तो बात सीधे सीधे समझ में आती है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई भी ऐसा दल, संगठन या जो एस्टैब्लिश जो पार्टी हो उसका ये हाथ पकड़ेंगे। अब बात आ जाती है, सपा का उजमा के देख लिया, भारतीय जनता पार्टी में भी रह लिए, अब कौन सी पार्टी आ जाती है? बसपा।
क्या फिर बसपा में दोबारा से मूव आउट करेंगे? अगर वहां जाते हैं तो आपको पता है कि मायावती के पास से जो एक बार निकल जाता है, उसके बाद में उनको कितनी तवज्जो दी जाती है और कितने उन पे विश्वास करा जाता है, ये बात भली भांति आप जानते हैं। अब बात फिर और वही आ जाती है, एक मायावती बात के और पास भी में भी है। ज्यादा कोई चारा नहीं है कि भाई 2027 की लड़ाई को अगर दमखम तरीके से लड़ना है, जैसे उन्होंने अपने भतीजे को फिर दोबारा से बुलाया, अब उनकी मजबूरी थी, अगर बुलाएंगे नहीं तो संदेश गलत जा रहा है और चुनाव भी बिल्कुल दहलीज पे आने को है, 2 साल के बाद में बिगल बच जाएगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आज की स्थिति में अगर उनका आकलन करे राजनीतिक तौर पे, तो वो बिल्कुल कहते हैं कि पंक्ति में बिल्कुल लास्ट पे खड़े हुए हैं। उनके पास उतना कोई चारा नहीं बचा, या इतना कोई उनके पास ऐसा कोई पोटेंशियल राजनीतिक तौर पे बचा नहीं कि जिससे कोई भी पार्टी, विशेष तौर पे चाहे बसपा हो या सपा हो, कि उसका कोई इस्तेमाल कर सके। अब ऐसे ही बात जब आ जाती है बसपा की, बसपा के पास भी उतना सब कुछ नहीं है। उन्होंने बाई इलेक्शन में भी अपनी सारी पूंजी आजमा के देख ली, चुनाव में क्या हर्ष हुआ है, लोकसभा का, विधानसभा का। तो इस लिहाज से अगर वो आते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि मायावती उनको नकारेगी, मायावती उनको स्वीकार करेगी। उनको लगेगा कि भाई पुराना चावल है, पुरानी कारतूस है, चलो एक बार क्यों ना आजमा के देख लें, नाम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा दोनों तरफ से हो सकता है। वो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, भाई मुझे आपको जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है। तो इस स्थिति में मुझे लग रहा हो सकता है 27 से पहले पहले दोनों के बीच में कोई बात बन सके। जी, आपने पूरी एक कहानी बता दी कि क्या है दोनों की जरूरत है, लेकिन आपने बोला कि अभी वो सबसे आखिरी पायदान पे है। मैं ये देख रहा हूं कि 22 में वो जो चुनाव हारते हैं फाजिल नगर से, फिर उसके बाद अब बचा कुछ है नहीं, उनको लेके क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। अब तो अब देखिए, दोनों बार अगर मैं बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बार 22 में भी डेस्परेट हुए थे, क्योंकि उनके बेटे के लिए अपने टिकट मांग रहे थे डलमऊ से, हार जा रहा था, पहले भी आ रहा था, और फिर गए थे अखिलेश के पास, तब भी यही था। अब डेस्परेशन वो है कि बेटा साबित नहीं हो रहा और बेटी भी अब चुनाव मिली नहीं, और वो चाह रहे थे कि बेटा और बेटी सेट हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अब यहां पे उनके पास मादा कितना है, कहां उनका वोट बैंक है जहां पे वो इफेक्ट डाल सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं, अगर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए चौहान जी, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, बड़े कद के नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अच्छा वजूद हुआ करता था, सिक्का चलता था। मौर्य समाज को कह लो या ओबीसी समाज जो था, उनके गोटी में बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से चीजें हुई, फिर दूसरे दलों के साथ उनकी सारी चीजें हुई, तो उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल टूटा। उन्होंने कहा जब हमारा सिपाही सेनापति ही कमजोर है तो हम जाके उनके साथ में क्या करें। और राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में अगर कोई रिप्रेजेंट करने वाला और प्रतिनिधित्व करने वाला डामाडोल हो या उनकी हैसियत बहुत कमजोर हो, तो संगठन उनके साथ में कभी जुड़ता नहीं है। क्योंकि अब तो राजनीति आपको पता है कि ब्रांड पे, पीआर पे, इमेज मैनेजमेंट पे टिकी हुई है। तो उसमें आपके पास पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसे आपको चाहिए, हर चीजों आपको करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से लेके। क्योंकि अब क्या होता है भाई, पहले राजनीति होती थी, गांव कूचों से लेके आप कुर्ता पैजामा पहन के चले जाते थे, सामाजिक राजनीति, लोगों से जुड़ाव होता था। अब ऐसा नहीं है, राजनीति का जो परिदृश्य है वो सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है और उसमें नेताओं की एक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, उनको एक कमान दी जाती है, कोर टीम बनाई जाती है। वो सब इनके पास है नहीं। और रही बात कि बहुत ज्यादा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होके, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लड़ती है, ब्रांड के तौर पे उनकी कोई सानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस मुकाबले जब स्वामी प्रसाद मौर्य को जब मैं देखता हूं, अपना पर्सनली अगर मैं देखूं, तो कहीं मैं आता नहीं हूं, कहीं उनको मैं समझता नहीं हूं कि वो
किसी भी स्टैब्लिश नेता के साथ में वो तो फाइट क्या कर पाएंगे अखिलेश के या चुनाव पीडीए में भी फिट व्यक्तिगत नहीं तौर होते? पे या चुनाव में वो कुछ क्या अखिलेश के पीडीए में भी फिट होते हुए नजर आते हैं कि नहीं? भाई चुनाव हार गए, कोई नहीं, बात नहीं, अखिलेश एक चुनाव हार ये जी देखिए, हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मुझे जहां तक लगता है, अगर पीडीए की थोड़ा बहुत अगर पार्ट बन सकते हैं या थोड़ी बहुत जगह बन सकते हैं, क्योंकि 27 को लेके अखिलेश यादव की जो नीचे से लेके उनकी जो तैयारी चल रही है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वो कहीं भी ऐसी चूक नहीं होने देना चाहते हैं, कोई ऐसी खता राजनीतिक तौर पे वो नहीं करना चाहते हैं कि आगे उनको 27 में कोई उनको नुकसान हो। इस लिहाज से अगर पीडीए की पूरी कार्यशैली में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कहीं फिट होते हैं तो मुझे लग रहा है वो उनको ऑफर दिया जा सकता है कि आप आ जाइएगा। और हो सकता है कि अगर वो टिकट जब मांगेंगे कि भाई मुझे बेटी के लिए चाहिए, बेटे के लिए चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो हो सकता है कि रिजर्व सीटों पे उनसे बात हो जाए, फाइनल उनसे बात हो जाए कि आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में चले जाएंगे, उनके साथ में लड़ेंगे, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि वहां जाके हासिल कुछ नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि मैं बसपा से जुड़ जाऊंगा, पदवी ले लूंगा बड़ा और मनचाही सीट पे चुनाव भी लड़ लूंगा, लेकिन उनका संगठन कहाँ 2017 से पहले जब 20-22% पूरा उनका एक कैडर होता था, संगठन होता था पूरा उत्तर प्रदेश में, वो बिखर गया। 17 के बाद में बिखर गया। उसके बाद 2019 के जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां आते आते 14-15% पे रुक गया। फिर उसके बाद में 22 का 24 का हमने चुनाव देखा तो बसपा का जो संगठन है, जो उनका कैडर है, वो पूरी तरीके से बिखर गया। अब 10-12% अगर उनके पास संगठन है तो उसके बलबूते ना बसपा कोई सीट अपने बलबूते निकाल सकती है, ना स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भला हो सकता है। अब इसके मुकाबले जब आप पीडीए को देखते हो, सपा को देखते हो, तो कोई ऐसी सीट नहीं है जहां समाजवादी पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में वो मजबूत स्थिति में ना हो। क्योंकि 24 का जब चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, आप जैसे सीतापुर की हो जाए या फिर ऐसी जो सीटें थी जहां पे हम आकलन ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे पीडीए कुछ कर पाएगा या सपा कुछ कर पाएगी, लेकिन वहां पे देखो उन्होंने सीट को निकाला। फैजाबाद, मैं यही कह रहा हूं डॉक्टर साहब, एक अगर बड़ी पिक्चर देखें 27 के लिए उत्तर प्रदेश में, तो छोटे छोटे दल या छोटे छोटे वोट बैंक के आका लोग बड़ा काम कर जाते हैं। इसका सफल प्रयोग 2012 में से शुरू किया था बीजेपी ने कि गैर यादव और मुस्लिमों को, गैर यादवों को ओबीसी को जोड़ना शुरू किया था। आप देखिए अनुप्रिया पटेल आई, राजभर निकले, जो ये लोग पहले से राजनीति कर रहे थे लेकिन वो लाइमलाइट नहीं पा पाए। तो अखिलेश को अगर ये छोटे छोटे लोग जरूरत पड़े तो क्या रख के उनको कोई फायदा आएगा? नहीं, बिल्कुल क्यों फायदा नहीं होगा, आप बताइएगा। अब जब ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, हम आप डिबेट करते आ रहे थे 22 से लेके सारे चुनावों में डिबेट करते आ रहे थे, तो मैंने तो आपके डिबेट में एक बार ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं है कभी ओपी राजभर को बुलाए या अपने से जोड़े, लेकिन हो गया, उनको जोड़ा। उनको पता चला कि पूर्वांचल में कुछ ऐसी जगह हैं, 2-4 जो सीटें हैं वो ओपी राजभर वहां से निकाल सकते हैं, वहां के लोगों को जोड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गलती नहीं करी, उनको ले लिया। ठीक, बिल्कुल। मैं रमेश जी आपको यहीं पे रोकूंगा और अगले, आपने बिल्कुल गागर में सागर वाली बात, जरूरत पड़े तो रख लिया जाना चाहिए। राजनीति में जीतनी है तो वो जो अखिलेश या मायावती को अच्छा या बीजेपी को हराने वाली बात करें, दोनों लोग सपा या बसपा में से कोई एक रख लेगा तो फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपका बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।